क्लास 11th चैप्टर अकाउंटेंसी का है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पार्ट नंबर 4। और यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगला टॉपिक मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में डिफरेंस, मानवीय लेखांकन और कंप्यूटरीकृत लेखांकन में अंतर। तो मानवीय लेखांकन का मतलब है जब हम हाथ से अकाउंट्स बनाते हैं उसे मानवीय लेखांकन कहेंगे, और जब कंप्यूटर के द्वारा अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो उसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहा जाएगा। तो डिफरेंस में पहला पॉइंट हमारे को दिया गया वित्तीय व्यवहारों की पहचान करना या फिर आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो मानवीय लेखांकन में कौन सी ट्रांजैक्शन किस प्रकार की है, कौन से अकाउंट में जाएगी, ये सारा कार्य जो है वो क्लर्क या अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है। दिस वर्क इज़ डन बाय द क्लर्क और द अकाउंटेंट। जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की हम बात करें, कंप्यूटरीकृत अकाउंटिंग की बात करें, तो ये कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। इट्स डन बाय द कंप्यूटर्स। सेकेंड पॉइंट है अभिलेखा करना या फिर रिकॉर्डिंग। मैनुअल अकाउंटिंग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो लेखा करना मतलब लिखना, ट्रांजैक्शंस को लिखना, तो अभिलेखा करना लिखना, खाता बही मतलब लेजर बनाना, गणकीय कार्य अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस करना, ये सारे काम क्लर्क के द्वारा किए जाते हैं। रिकॉर्डिंग लेजर कैलकुलेशन इज ऑल डन बाय द क्लर्क्स। जबकि कंप्यूटरीकृत लेखांकन की हम बात करें, कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात करें, तो डाटाबेस की मदद से डाटा डाला जाता है जो कि आगे ही आगे अपने आप अकाउंट्स को बनवा देता है। तो डाटाबेस परफॉर्म दिस टास्क आफ्टर इंसर्टिंग द डाटा इन द सॉफ्टवेयर। थर्ड पॉइंट हमारा है वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन। जनरल के बाद लेजर्स में जब अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को वर्गीकृत या क्लासीफाई करके लिखा जाता है तो ये काम हमारे अकाउंटेंट द्वारा या क्लर्क द्वारा किया जाता है। आफ्टर जर्नल ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड इन द लेजर्स। जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ये वर्गीकरण का काम जो होता है ये डाटा सॉफ्टवेयर के द्वारा हो जाता है। इट्स ऑल डन बाय द डाटा सॉफ्टवेयर। फोर्थ पॉइंट हमारा है संक्षिप्तीकरण करना या फिर समराइजिंग। मैनुअल अकाउंटिंग में लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है। ये हमारे को सारे कार्य अकाउंटेंट को स्वयं करने होते हैं। फ्रॉम द लेजर टू ट्रायल बैलेंस एंड द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड मैनुअली। जब हम कंप्यूटराइज्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस और लेजर तैयार करने की हमारे को आवश्यकता नहीं होती, कंप्यूटर स्वयं ये कार्य करता है। टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ द trial balance and the ledgers is not required. It's all automatically done by the computer। पांचवा पॉइंट है हमारा समायोजन प्रविष्टियाँ या एडजस्टमेंट एंट्रीज। मैनुअल अकाउंटिंग की हम बात करें, यहाँ समायोजन एंट्रियाँ स्वयं करनी पड़ती हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर डन मैनुअली। एडजस्टमेंट की एंट्रीज हम खुद हाथ से करते हैं, जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो होती है वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस एंट्री को एडजस्ट कर दिया जाए, वो आगे आगे अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। सिक्स पॉइंट है वित्तीय विवरण तैयार करना, प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, एक प्रकार से समझो ये हमारी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे को फाइनल अकाउंट जो है वो तैयार करने के लिए ट्रायल बैलेंस जो है वो तैयार करना पड़ता है। टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट द ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड नेसेसरली। जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो होती है उसमें वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए ट्रायल बैलेंस तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा ही ट्रांजेक्शन्स को डालने के बाद अपने आप ही ट्रायल बैलेंस बन जाता है और आगे का काम फाइनल अकाउंट्स भी बन जाते हैं। सेवेंथ पॉइंट है लेखा पुस्तकों को बंद करना, क्लोजिंग अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स की बुक्स को बंद करने के लिए हमारे को क्लोजिंग एंट्रीज करनी पड़ती हैं, फिर नए साल में नई बुक्स खोलनी पड़ती हैं, उसमें ओपनिंग एंट्री करनी पड़ती हैं। ये सारा काम खुद हाथ से करना होता है। टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट द क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर ओपनिंग एंट्रीज आर द मेड मैनुअली। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की यदि हम बात करें, इट्स ऑल डन बाय द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये सारे काम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जाते हैं। आठवां पॉइंट है गलती की संभावना या पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक। मैनुअल अकाउंटिंग हमारी जो होती है, मानवीय लेखांकन जो होता है, इसमें गलती की संभावना अधिक होती है। चांसेस आर मोर बिकॉज ऑल द वर्क इज़ डन मैनुअली, क्योंकि सारा काम हाथ से किया जाता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में गलती की संभावना नहीं के बराबर होती है, इसलिए ये ज़्यादा विश्वसनीय होती है। अगला टॉपिक हम इसमें करेंगे अकाउंटिंग रिपोर्ट या लेखांकन रिपोर्ट। तो इसमें दिया गया विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्रित करके उन्हें उपयोग के योग्य बनाना।
लेखांकन अकाउंटिंग रिपोर्ट क्या चीज़ होती है? अब देखो, रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि हमारे उच्च अधिकारियों ने हमसे कोई सूचना मांगी, ठीक है, तो वो सूचनाएं जो हम ऊपर इकट्ठी करके भिजवाते हैं, जो उन्होंने जानकारी मांगी उच्च अधिकारियों को, हायर अथॉरिटीज़ को, जो हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कलेक्ट करके भेजते हैं, दैट इज़ नोन एज अकाउंटिंग रिपोर्ट। अकाउंट के बारे में कोई सूचना भिजवाना उच्च अधिकारियों को। तो विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न सोर्सेज से सूचना को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उन्हें उपयोग के योग्य बनाया, जैसे उन्होंने चाहा वैसे इन्फॉर्मेशन को तैयार किया, उस जानकारी को संक्षिप्त रूप में हमने ऊपर भिजवाया, तो उसे समराइज्ड इन्फॉर्मेशन को हम रिपोर्ट कहते हैं। इसी के आधार पर अधिकारी जो होते हैं वो कोई निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। रिपोर्ट की टाइप, किस्म का स्तर जो है, लेवल, इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किसे भेजना है और उसका उपयोग कहाँ जाना है, किस टाइप की रिपोर्ट बनाए। तो ये डिपेंड करता है कहाँ पर जानी है ये रिपोर्ट, किसने मांगी है, उसका उपयोग क्या होना है, किस लेवल की बनानी है डिटेल, कि मतलब और कौन सा आदमी क्या चाहता है। उच्च अधिकारी केवल चाहते हैं कि हमारे को बताओ कितना लाभ हुआ, बात खत्म। पर मैनेजर वगैरह चाहेंगे मुझे पूरी डिटेल बताओ, कितना लाभ कहाँ से हुआ, ठीक है। अगला है रिपोर्ट के लक्षण या फीचर्स ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या लक्षण या गुण होने चाहिए? पहला, शुद्धता इसमें होनी चाहिए, रिपोर्ट बिल्कुल सही सही जानकारी हमारे को दे, एक्यूरेसी इसमें होनी चाहिए। विश्वसनीयता, रिलायबल होनी चाहिए, जो भी जानकारी इसमें दी जाए उस पर विश्वास किया जा सके। समयबद्धता, टाइमली होनी चाहिए, समय पर सारी जानकारी इसके द्वारा हमें मिल जाए। चौथा है पूर्णता, या फिर ये कंप्लीट होनी चाहिए, कोई चीज़ इसमें छूटे नहीं, अधूरी सूचना नहीं देनी है। पाँचवा पॉइंट है संक्षिप्त या समरी फॉर्म में होनी चाहिए, उचित या फिर प्रॉपर होनी चाहिए, और प्रॉपर मतलब सही जानकारी होनी चाहिए, प्रभावशाली, इफेक्टिव होनी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति ने जो जानकारी मांगी वो उससे संतुष्ट हो जाए, उस पर उसका अच्छा प्रभाव हो। यदि बाहर वाला व्यक्ति भी कोई जानकारी मांगता है तो वो भी इफेक्टिव तरीके से दी जानी चाहिए। अगला है लेखांकन रिपोर्ट की प्रक्रिया, स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग द अकाउंटिंग रिपोर्ट। लेखांकन की रिपोर्ट जब तैयार करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और प्रोसीजर फॉर डिज़ाइनिंग द अकाउंटिंग रिपोर्ट, लेखांकन रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया। तो पहला है उद्देश्यों को परिभाषित करना, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, जो हमारे उद्देश्यों को बताए कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य से ये स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार के लोगों के लिए रिपोर्ट बनाई गई, कैसे फैसले इसके आधार पर आधारित होंगे। तो उद्देश्य यदि हम रिपोर्ट में देंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है। सेकंड है रिपोर्ट की रूपरेखा या फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट अपने आप में संपूर्ण हो, कैसे बनाई जाए, रूपरेखा मतलब उसका तरीका कैसा होना चाहिए, तो ये संपूर्ण होनी चाहिए पहली बात, और आकर्षक होनी चाहिए। थर्ड है डाटाबेस को मैनिपुलेट करना और मैनिपुलेटिंग डाटाबेस। डाटाबेस में सभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्वेरीज का वर्णन होना चाहिए, जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं वो सारी की सारी सूचनाएं उसमें वर्णित हों। चौथा पॉइंट है रिपोर्ट को अंतिम रूप देना, फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट। विश्लेषक का सुझाव भी यहाँ पर होना चाहिए। जब हमने सारी जानकारियाँ जो मांगी गई थी वो तो हमने दे दी, उसके साथ हम अपने भी सुझाव देंगे कि इस रिपोर्ट का मतलब ये हुआ, तो यदि ऐसा किया जाए तो इससे ये परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगला है रिपोर्ट के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, या कितने प्रकार की रिपोर्ट होती हैं। तो पहला इसमें हमारे को दिया गया सारांश रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं समरी रिपोर्ट। संस्था के सभी कार्यों की एक समरी जो रिपोर्ट बनाई जाती है, संक्षिप्त रिपोर्ट बनाई जाती है, उसे समरी रिपोर्ट कहा जाता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरे साल भर कंपनी ने क्या कार्य किया वो सारा सारांश इसमें आ गया। सेकंड है ग्राहक रिपोर्ट, जिसे हम कस्टमर रिपोर्ट कहते हैं। ये मैनेजर्स के काम आती है। मैनेजर जैसे इसके द्वारा ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट हमारे 10 कस्टमर कौन से थे, 10 कस्टमर कौन से हैं जो हमारे को पेमेंट नहीं कर रहे, और ऐसे कौन से 10 कस्टमर हैं जिन्होंने कि पिछले 6 महीनों में कुछ भी नहीं खरीदा। तो ये ग्राहकों से संबंधित रिपोर्ट से अलग अलग सूचनाएं हो सकती हैं। अगला है आपूर्तिकर्ता रिपोर्ट या फिर सप्लायर रिपोर्ट। जो व्यक्ति हमारे को कोई सामान भेज रहे हैं उनकी रिपोर्ट मांगते हैं कि किस किस व्यक्ति से कितना कितना सामान हमें आया है, उसकी रिपोर्ट भेजो। अगला है उत्तरदायित्व रिपोर्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। उत्तरदायित्व रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे प्रत्येक जो डिपार्टमेंट हमारा होता है, कंपनी में बहुत सारे विभाग हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हर डिपार्टमेंट जो होता है, हर विभाग जो होता है, उसका एक अधिकारी होता है जिसको मैनेजर कहा जाता है। तो हर मैनेजर अपने विभाग के लिए जिम्मेवार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो विभाग की जो रिपोर्ट देगा दैट इज़ नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। उसके बाद है अपवाद रिपोर्ट या एक्सेप्शन रिपोर्ट। अपवाद रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है जो विशेष परिस्थिति में बनाई जाती है, जैसे कि हमारे को ये सूचना दो कि कब कब हमारे व्यवसाय का जो कैश का बैलेंस है, हमारे पास कैश जो है वो बिल्कुल नहीं बचा या नेगेटिव में चला गया, तो उसकी रिपोर्ट विशेष परिस्थितियों में ही ये रिपोर्ट तैयार की जाती है।
अगला टॉपिक है प्रबंध सूचना प्रणाली या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर मीनिंग। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या चीज़ होती है? जब हम अकाउंट्स की सारी सूचनाएं कंपनी के मैनेजर्स को भिजवाते हैं ताकि उनके वो काम आ सकें, तो उसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। और इन सूचनाओं के आधार पर मैनेजर्स कोई निर्णय लेते हैं। तो पहला टॉपिक आ गया पर्पस ऑफ MIS या उद्देश्य क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। सही सूचना राइट इन्फॉर्मेशन प्रबंधकों तक पहुंचाना। अगला है सही व्यक्ति को सही सूचना देना, राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन। सही जगह पर सूचना पहुंचाना, राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट प्लेस। सही समय पर सूचना पहुंचाना, सूचना एट द राइट टाइम जब मांगी जाए तभी। सही रूप में, जिस रूप में मांगे, द राइट फॉर्म, उसी रूप में सूचना देना। और सही मूल्य पर भी हम लोग एट द राइट वैल्यू हम सूचना जो है वो उपलब्ध करवाएंगे। अगला है हमारा इसके सब सिस्टम्स ऑफ द MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की उप प्रणाली। इसमें पहला है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंट के बारे में जो सूचना देने वाली सिस्टम है हमारा, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात हम कर रहे हैं, वो हमारा होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है निर्माणी संस्थाएं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जो वस्तु का निर्माण करती हैं, उनके बारे में जो सूचना मांगी जाती है उसे मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। थर्ड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर कर्मचारी, प्रबंधकों, डायरेक्टर्स, जितने भी हमारे काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके बारे संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो इसमें आती हैं। और अगला है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब मार्केट के बारे में जो सूचना मांगी जाती है तो उसे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। तो जो सिस्टम के द्वारा हमें मार्केट में स्थिति क्या है हमारी कंपनी की वस्तुओं की और गुडविल इत्यादि की, उसके बारे में जानकारी मिले, तो वो है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला टॉपिक है हमारा AIS और MIS में अंतर क्या होता है। AIS मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो पहला पॉइंट है ये लेखांकन क्रियाओं को करता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, अकाउंट की क्रियाओं को करना। AIS परफॉर्म्स द अकाउंटिंग एक्टिविटीज़। MIS के बारे में, MIS प्रबंधकों को फैसला लेने व नियंत्रण में सहायता करता है। मैनेजर्स जो होते हैं इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आगे कोई निर्णय लेते हैं और कंपनी को नियंत्रित भी करते हैं। MIS हेल्प्स द मैनेजर इन टेकिंग द डिसीजंस एंड कंट्रोलिंग। सेकेंड पॉइंट है AIS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कार्य सूचना प्रणाली है। इस एक्टिविटी इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारी कंपनी में अकाउंट्स की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में सूचना देना, या किस प्रकार से हमारी कंपनी में एक्टिविटी हो रही है। अगर अच्छे तरीके से काम हो रहा है तो लाभ हो रहा होगा, और यदि अच्छे तरीके से काम नहीं हो रहा तो हानि हो रही होगी। AIS MIS जो है में AIS भी शामिल है। MIS इंक्लूडिंग इन AIS, MIS में AIS भी शामिल है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट को जो सूचनाएं दी जाती हैं, तो बहुत प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं, ऊपर हमने पढ़ा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सारी सूचनाएं जाती हैं, उनमें से एक सूचना जो है AIS की भी जाती है। तो हम कह सकते हैं AIS MIS का भाग होता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा है AIS आर्थिक सूचना एकत्रित करता है। आर्थिक सूचना मतलब धन से संबंधित सूचना इकट्ठी करता है, उनको पहचानता है और प्रक्रिया करने के बाद यूज़र्स तक पहुंचाता है। प्रक्रिया मतलब सही रूप से में अकाउंट्स बना के। तो AIS करेक्ट्स द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाइज, उसके बाद में प्रोसेसेस एंड प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। यूज़र कोई भी हो सकता है। MIS की बात करें, MIS ऐसी सूचना उत्पन्न करता है जो सटीक और सुव्यवस्थित होती है। MIS प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन विच इज़ करेक्ट एंड सिस्टमेटिक, ठीक है, और इसका उपयोग मैनेजर्स करते हैं। अगला टॉपिक है लिंकेज ऑफ AIS एंड MIS। तो मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा जो एक होता है उसमें क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। एक तो सेल्स की रिपोर्ट भेजनी होती है, भाई कितनी सेल हो गई हमारी, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो सेल का होगा। दूसरी बात, अगर हम चीज़ बना रहे हैं तो अगली क्या चीज़ होगी, हमने उधार पर कितना सामान बेचा, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट रिपोर्ट। उसके बाद में क्वालिटी इंस्पेक्शन, कि जो वस्तुओं का हम निर्माण कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका भी यहाँ पर नोट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन होती है। अगला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कर्मचारियों से संबंधित, चाहे वो कर्मचारी, अधिकारी कुछ भी हैं जिनको सैलरी मिलती है, तो इसमें सैलरी का हिसाब किताब आता है। वेजेस मजदूरी, वर्कर्स को जो दिया जाता है तो मजदूरी आ जाती है इसमें। एम्प्लॉयज़ की डिटेल, कर्मचारियों का पूर्ण विवरण इसमें आ जाता है। थर्ड है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मार्केट की क्या स्थिति है,
बाज़ार की क्या स्थिति है, तो उसमें आ जाता है आउटस्टैंडिंग डेटर्स। इसकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आउटस्टैंडिंग डेटर मतलब वो हमारे ग्राहक जिन्होंने कि हमको अभी तक पैसा नहीं दिया, ठीक है। पेमेंट के बारे में हो सकता है कि कितना पेमेंट जो है मिल चुकी है, कितनी नहीं मिली। उसके बाद में परचेज़ का हो सकता है, कितना परचेज़ हमने किया, कितना परचेज़ ग्राहकों ने किया। ऑर्डर, कितने ऑर्डर हमने दिए हैं, कितने ऑर्डर ग्राहकों के पास हमारे पास आ चुके हैं। ये सारी सूचनाएं जब कंप्यूटर के द्वारा हमारे को मिल जाती हैं, तो उसे हम लोग AIMS और MIS दोनों में मिला करके इसका यूज़ किया जाता है सूचना को प्राप्त करने के लिए।